महाराष्ट्र चुनाव में वोट डालने के कुछ ही अब दिन बचे हैं। यहां पर आज 11 अक्टूबर है और 15 अक्टूबर को मतदान है। शिवसेना और बीजेपी के बीच जुबानी जंग अब तेज होती जा रही है। इस मसले पर हमारे संवाददाता श्रवण सेन ने शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से बातचीत की। हमारे साथ जो शख्सियत है उन्हें कोई परिचय की जरूरत नहीं है। बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद लोकसभा चुनाव के बेहतरीन प्रदर्शन से उन्होंने अपने आलोचकों की जुबान पर ताला लगा दिया है और अब अग्नि परीक्षा यानी विधानसभा को सामना करने के लिए वो तैयार है। हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी। उद्धव जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है सर, कि एक तरह से शिवसेना की अस्तित्व की लड़ाई है। काफियों का मानना है कि एक तरह से आप और आपके पार्टी की जो फ्यूचर है वो एक तरह से दांव पे है। मेरे ही क्यों, सारे पार्टी की है। कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है, भारतीय जनता पार्टी की भी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी आज तक महाराष्ट्र में हमारे साथ गठबंधन बनाकर ही चुनाव लड़े थे, तो उनके लिए भी अस्तित्व की लड़ाई है। और मैं मानता हूं हम तो हमारे विचारधारा पर कायम रहे, जो हिंदुत्व की रही है। महाराष्ट्र के विकास का मुद्दा जो है उसके ऊपर हम कायम है। और शिवसेना ऐसी कोई नई पार्टी नहीं, पिछले ऑलमोस्ट अभी 2 साल में 50 साल की हो जाएगी शिवसेना। तो शिवसैनिक, आपने देखा होगा कि युति टूटने के बाद अपने खुद के सबसे ज्यादा उम्मीदवार देने वाली शिवसेना एकमेव पार्टी है महाराष्ट्र में। बाकी सारे लोगों ने यहां वहां से लिए हैं और कोशिश की है कि 288 पूरा करें। उद्धव जी, ये अगर बात करें कि अब काफी समय तो बीत चुका होगा ये गठबंधन टूटे हुए, क्या अभी भी एक तरह से आप में वो दुख है या गुस्सा, या आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, दोनों है। दुख भी है, गुस्सा भी है। दुख इस बात का है कि वो सारे दिन मुझे याद आ रहे हैं। अटल जी, आडवाणी जी, बाला साहब, प्रमोद जी, गोपीनाथ जी, खास कर गोपीनाथ जी और प्रमोद जी हमारे परिवार के जैसे हुए थे। और कई बार सिर्फ चुनाव के दरमियान नहीं, कई बार हमारी मुलाकात हुआ करती थी, हम बातें करते थे और हंसी मजाक भी होती थी। जब भी चुनाव आते थे तो प्रमोद जी आते थे, गोपीनाथ जी आते थे और चर्चा मुंबई में ही होती थी। उस समय भी खींचातानी होती थी, नहीं ऐसे नहीं, विवाद होते थे, लेकिन सब कुछ सॉल्व करने के बाद मुंबई से फोन जाता था दिल्ली में। तब अटल जी वहां थे, आडवाणी जी के साथ बात होती थी और कहा जाता था कि हमारी युति हो गई, अभी प्रचार हम शुरू करने जा रहे हैं, पहली सभा इस तारीख को है, आपको आना है। और वो भी आते थे, अटल जी आते थे, आडवाणी जी आते थे और एक अच्छा रिलेशन था हमारा। सिर्फ राजनीतिक युति नहीं थी हमारी, एक रिश्ता बन गया था। पर उद्धव जी, ये जो आप बात कह रहे थे ये पहले भी आपने कही, और आपने ये भी कहा कि हर बार जो ट्रेडिशनली बातचीत होती थी वो मातोश्री में होती थी और जो यहाँ के नेताएं करते थे बाहर के नेताएं नहीं करते। पर इस बार देखा गया है कि दिल्ली के काफी नेताएं आए, चर्चा वहां से दिल्ली से होती थी। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो परंपरा है ये शिवसेना और बीजेपी की, वो टूट गया था और इसका कारण एक तरह से यही एक कारण है जिससे ये हो सकता है मातोश्री में चर्चा होती थी। और कभी आज भी मुझे याद है कि जब ज्यादा लोग हुआ करते थे तो सेंटर होटल जो है वहां, अब वो सहारा होटल बन गया एयरपोर्ट के नजदीक, वहां हम सारे लोग इकट्ठा आते थे, बातचीत होती थी, हंसी मजाक भी जैसे मैंने कहा होती थी, कुछ चुटकुले ऐसे सब, एक अलग ही माहौल हुआ करता था। लेकिन इस बार जैसे आपने कहा कि 25 साल में मैंने पहली बार अनुभव किया, डे 1 से या पहले पहले पल से मुझे कहा गया कि ये दिल्ली से हमें ऐसे कहा गया है, दिल्ली से ये कहा गया है, दिल्ली से वो कहा गया है। तो ये अजीब बात मैंने देखी। तो क्या दिल्ली सारे राज्य कंट्रोल करेगी, महाराष्ट्र भी दिल्ली कंट्रोल करेगी? तो फिर महाराष्ट्र की बात कौन क्या सुनेगा? आपने ये बात कही सर कि आप, क्या जरूरत है कि दिल्ली से नेताएं यहाँ, क्या यहाँ के स्थानीय नेताएं से बातचीत क्यों नहीं कर सकते हैं? वैसे मुझे कहा गया कि दिल्ली से जो जो माथुर साहब आए हैं वो और देवेंद्र। लेकिन एक बात सच है कि पीढ़ी बदल गई है, हमारे भी नेक्स्ट जनरेशन आई है, बीजेपी की आई है। आडवाणी साहब अभी क्या कितना देखते हैं पता नहीं मुझे, लेकिन गोपीनाथ जी नहीं रहे जो पिछले चुनाव के दरमियान थे। और गोपीनाथ जी एक ऐसी व्यक्ति थी कि जिसे पूरे महाराष्ट्र की जानकारी थी, प्रैक्टिकल नेता। उनको पता था कि
कितना खींचना चाहिए। अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी के नेता का कहना है कि अगर आज बाला साहब होते तो आज ये और नौबत नहीं उनकी आती। उनकी हिम्मत ही नहीं होती ना। अब उनको ऐसे लग रहा है कि शिवसेना कमजोर हुई है कि अभी तोड़ो शिवसेना को। क्या एक तरह से आपने जो मैसेज भेजा उनको कि आपने जो गठबंधन वो टूटने के बाद भी आपने कोशिश की, पर एक तरह से आप कह रहे हैं कि आप अकेले चलने के लिए तैयार हैं, क्या आप वो मैसेज भेजना चाहते थे कि आप मेरे साथ खींचातानी नहीं कर पाएंगे? नहीं, मैसेज देने का वगैरह सवाल नहीं। जैसे मैंने कहा कि मैसेज किसे दे और कौन सा मैसेज, लड़ाई का मैसेज जो 25 साल से दोस्त रहा है उसे क्यों दूं मैं। तो मैंने आखिरी पल तक कोशिश की कि युति बनी रहे। लास्ट में एकनाथ जी खड़से का फोन आ गया और उन्होंने कहा मुझे कि उद्धव जी, हमें बहुत दुख हो रहा है कि 25 साल से चलता आया हुआ हमारा रिश्ता अब हमें यहाँ रुकना पड़ रहा है। तो मैंने उनको कहा कि क्यों, 2 दिन अभी है, नामांकन जो पत्र भरना होता है, फॉर्म भरना होता है, 2 दिन है। और खास कर मैं ये बताना चाहूंगा कि वो जो दिन था उस वक्त दोपहर में हमारे ओर से दिवाकर जी रावते और हमारे जो सांसद है अनिल देसाई जी, वो उनके पास गए थे, चर्चा हो रही थी। फिर उन्होंने कहा कुछ पता नहीं, कुछ हुई बात, गर्मा गर्मी हुई होगी, तो फिर उन्होंने कहा कि हमारे कोर कमेटी के सामने जाना होगा। ठीक है, जाइए, हम बैठते हैं। ये बैठे रहे 2-2.5 घंटा, उनकी कोर कमेटी अंदर चलती रही। फिर 2.5 घंटे के बाद किसी ने आकर कहा कि भाई साहब आप क्यों बैठे, हमारे लोग तो चले गए। उद्धव जी, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब बीजेपी की और आप पूरी जो एनडीए जब पावर में आई, तो जब वो कैबिनेट बर्थ एलोकेशन हुई तभी आपके रिप्रेजेंटेशन अच्छे हुए। मैंने काफी आपके कार्यकर्ता से बात की, उनमें एक तरह से आक्रोश थी कि एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी काफी एरोगेंट बन गई थी। क्या आपको लगता है कि ये बात सच है कि कहीं ना कहीं एलाइज को वो साथ लेकर नहीं मैंने चलना चाहते? कभी कुछ लेने के लिए उनके साथ गठबंधन नहीं किया था। हमने शिवसेना ने, बाला साहब ने उस वक्त हिंदुत्व के लिए गठबंधन किया था, हिंदुत्व की विचारधारा। उस समय अटल जी ने कहा था कि अब हिंदू मार नहीं खाएगा, तो एक भावना थी। और जब अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो आज भी मुझे याद है, मैं वहां था, मौजूद था। अटल जी का फोन आया था बाला साहब को और अटल जी ने कहा कि बाला साहब, मैं कैबिनेट बनाने जा रहा हूं, आपकी ओर से आप किसका नाम देना चाहेंगे। फिलहाल तो मैं एक मिनिस्ट्री दे रहा हूं आपको, लेकिन बाद में मैं, तो बाला साहब ने कहा कि अटल जी, क्योंकि उस वक्त खिंचातानी थी बहुत ही, 13 दिन की सरकार जब थी पहली बार, वो उस समय की बात कर रहा हूं। तो बाला साहब ने कहा कि अटल जी, मुझे पता है कि मुश्किल है बहुत, अगर और किसी को आपको एडजस्ट करना है तो हमें एक भी मंत्री नहीं चाहिए, मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, पहले आप उस कुर्सी में बैठ जाइए। तो ये एक भावना थी, लगाव था एक दूसरे तो से। जी कहीं ना कहीं तो आपके कार्यकर्ता भी दुखी थे, क्योंकि उन्होंने भी ये चुनाव लड़ा है। कहीं ना कहीं बीजेपी को एक तरह से एक ढंग होती है बात करने के लिए, कहीं ना कहीं वो लगता है कि इस बार वो उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया अलायंस को। कहीं आपको लगा था, और कईयों का ये कहना था कि एक तरह से वार्निंग आ चुकी थी 2 महीने पहले कि बीजेपी अकेले लड़ेगी। नहीं, वार्निंग मतलब क्या, जब तक सीधी बात नहीं होती तब तक मैं क्यों मानू पर बात आपको को? लगा था कि वो युति तोड़ेंगे? लगा नहीं वो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी, तो उस समय मुझे पता चला कि ये बहुत ही मेरे पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने उस वक्त कहा कि वो 34 सीट्स मेरे काटना चाहते थे। किसी भी पार्टी को 34 सीट्स चुनाव के दरमियान देना संभव ही नहीं है, और क्यों दूं? मेरी अपनी पार्टी है, मेरे अपने कार्यकर्ता है जो मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने के बाद क्या उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में मेहनत नहीं की थी? तो उसके बाद अगर आप कहें कि 34 सीट्स मतलब एक गोवा स्टेट जितनी स्टेट होगी 34, और 5-6 सीट मिलेंगे तो गोवा स्टेट होगी, 40 सीटों का तो गोवा है। पर उनका ये भी मानना था कि ये सिर्फ सीट शेयरिंग की बात नहीं थी, ये और एक जो आपके चीफ मिनिस्टर बनने की जो आकांक्षा थी उसका कारण ये टूटा। और एक है कि आदित्य ठाकरे की मिशन 150। अच्छा ठीक है, फिर कुलदीप बिश्नोई के साथ क्यों युति तोड़ी आपने हरियाणा में? कुलदीप बिश्नोई को तो आपने जाहिर किया था मुख्यमंत्री, लोकसभा चुनाव के उनके सारे लोगों के भाषण है कि कुलदीप बिश्नोई जी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के, तो उनको क्यों फंसाया आपने? आप ही ने तो कहा था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तो उनके साथ रिश्ता क्यों तोड़ा? ये सही सवाल है, पर सिर्फ महाराष्ट्र की अगर बात नहीं, करें महाराष्ट्र उद्धव के जी, नहीं, ये कि एक क्या एक, बात हुई एक थी इस पे? मानसिकता होती है, पार्टी का एक एटीट्यूड होता है। तो ठीक है, मैंने अगर बात कही कि मुझे चीफ मिनिस्टर होना है, क्या पाप है, अपराध है? अपराध है क्या? हमने नहीं सपोर्ट किया, नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने, आपने डिक्लेयर किया, मैंने सपोर्ट नहीं किया। पहले एक बात बोलिए कि मेरे साथ कभी आपने बात की थी क्या? और आप ही के सारे लोगों ने, नेताओं ने हरियाणा में जनसभा में कहा है कि हमारा अगला मुख्यमंत्री कुलदीप सिंह बिश्नोई होंगे।
पर ये जो अरेंजमेंट की शिवसेना से ही चीफ मिनिस्टर बनने वाले, क्या ये अरेंजमेंट पहले से ही डिस्कशन हो चुकी थी? देखिए, एक बात ऐसी है, मैं आपको बताता हूं। लोकसभा में जब मैं सेंट्रल हॉल गया था तो पता चला कि हमारे साथ और 29 लोग हैं। 29 लोग साथ होने के बाद बीजेपी के पास पूरे देश में 300 सवा 300 सीट्स थी पार्लियामेंट में। तो बीजेपी ने मिशन 272 किया, हमने विरोध किया। हम तो हमें कहना चाहिए था कि भाई एनडीए की सरकार आ रही है, मिशन 272 कैसे करेंगे आप। तो बीजेपी के साथ 25 साल की युति हमारी थी, हमारे पास 169 सीट्स थी। तो हमारे शिवसैनिकों ने मिशन 150 किया, तो उसमें गलत क्या है? आप ही ने तो राह दिखाई है, गलत क्या है? इस पूरे चर्चे में क्या आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की? क्या आपको लगता है कि अगर आप उधर कहीं बातचीत अगर होती तो पहले अलग दिन बात से होता? हमेशा यही कहा गया, दिल्ली से कहना ऐसे आ गया है, दिल्ली का कहना है। तो भाई अभी क्या करूं मैं? अगर ये बात जब टूटी तो नरेंद्र भाई भी इसमें कुछ कर सकते थे। आपका कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया इसके बारे में, इसलिए तो युति टूटी। ये बहुत एक और दुख इसी बात का है कि नरेंद्र भाई, आज भी मैं उनको नरेंद्र भाई कहता हूं, क्योंकि वो वैसा हमारे कभी रोजाना मिलना जुलना तो होता नहीं, अब तो संभव नहीं क्योंकि वो प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि उन्होंने मुझे कहा था कि उद्धव कभी भी फोन करो, लेकिन प्रधानमंत्री जी को ऐसे फोन कैसे करे। तो जब वो कठिनाई में थे, वो गोधरा और अहमदाबाद की बात हुई थी, तो पूरे देश में एक ऐसी हवा चल रही थी कि मोदी हटाओ। हमारी एनडीए की सरकार थी और हमारे सहयोगी पक्ष भी थे, पार्टी थे, चंद्रबाबू भी थे उसमें, वो भी कह रहे थे कि मोदी हटाओ। स्वयं वाजपेयी जी ने कहा कि राजधर्म का पालन करना होगा, और तब पूरे देश में सिर्फ बाला साहब अकेले नरेंद्र भाई के पीछे खड़े रहे और उन्होंने कहा कि मोदी जी को हटाना नहीं चाहिए। पल भर मानो अगर उन्होंने हाँ भर देती तो क्या होता। क्या इससे लगता है कि एक तरह से बदलाव आ चुका? क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि पहले जब बातचीत होती थी तो तब प्रधानमंत्री भी बात करते थे आपसे, अटल बिहारी वाजपेयी बात करते, तो ऐसा क्या हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरे भाई मैं कैसे बताऊं? जिन्होंने किया उनको पूछो ना, मैं कैसे बता सकता हूं आपके मन में क्या है? पर आपको लगता है कि इस तरह से कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा आपके दिल में कहीं ना, क्योंकि आप आपके सब पहले मैंने की है वो बातें पहले। पर आपके स्वभाव से भी अगर बातचीत अगर करते, शुरुआत से मैंने आपके सब सभाएं देखे, शुरुआत से आपने जब गठबंधन टूटने से पहले आपने काफी एक इमोशनल स्पीच दी थी बैंड्रा में, जहां पे आप कहते थे कि पुरानी बातें। इसके बाद गठबंधन टूटने के बाद जब बातचीत अब चल रही है आपके सभाओं में, कहीं ना कहीं लगता है कि आपके मेन दुश्मन या आपके ओपोनेंट सिर्फ बीजेपी हो गया, आप किसी और की बात नहीं कर रहे। नहीं, ऐसी बात है कि लोगों के मन में जो भावना है, वो जैसे आपने मुझे सवाल पूछा, दोनों चीज है, गुस्सा भी है, दुख भी है। हमारा इस्तेमाल किया गया, ये जो भावना महाराष्ट्र की जनता के मन में है कि अरे हमारा इस्तेमाल किया गया, पिछले चुनाव में हमसे मेहनत करवाई गई और अब जब समय आ गया तो हमें नकारा गया। तो ये जो भावना, ये जो गुस्सा है, ये बहुत ही अब देखा ही देगा आपको 19 तारीख को। क्या आपको लगता है कि कैंपेनिंग की अगर बात करें कि इसमें बहुत बातचीत हो रही थी कि नरेंद्र मोदी यहाँ आके इतने सारी रैली करने की क्या जरूरत है? ये तो मेरा सवाल था। आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका कहना है कि वो पार्टी के लीडर हैं, वो आके लेकिन देश के प्रधानमंत्री है। आपने शपथ लेते वक्त आपने क्या कहा है? देश के सारे नागरिकों के साथ मैं समानता का व्यवहार करूंगा। वो शपथ है जब प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है। और इसलिए बाला साहब उस वक्त कहा करते थे, आज की बात नहीं, उस वक्त कहा करते थे कि कोई भी चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर, अगर लोकसभा का चुनाव आता है तो प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देकर जाना चाहिए सामने। स्टेट का चुनाव आता है तो चीफ मिनिस्टर ने, जैसे अभी पृथ्वीराज चौहान के अजित पवार जी ने इस्तीफा दिया तो चीफ मिनिस्टर को भी देना पड़ा, तो अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। पर वो तो सर अलग ही बात, अलग बात नहीं है। एक बात ऐसी है कि आपके पीछे, जैसे अभी आप चले प्रचार के लिए और प्रधानमंत्री चले, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? पर उनका कहना था, कल जो सभा उन्होंने की मुंबई में घाटकोपर में, उनका कहना था कि क्या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बात करे या सरहद में कि आपके आर्मी बात करे, उनका ये मैसेज था। आप उस पर क्या कहेंगे? फिर प्रधानमंत्री क्या करे? आर्मी काम कर रही है तो प्रधानमंत्री की जरूरत ही नहीं, फिर चुनाव क्यों लड़े हम? आर्मी अपना काम करेगी, प्रधानमंत्री क्यों चाहिए? फिर स्टेट में पुलिस अपना काम करेगी, चीफ मिनिस्टर क्यों? रेवेन्यू के सारे कर्मचारी है वो अपना काम करेंगे, फिर चीफ मिनिस्टर क्यों? चुनाव क्यों लड़ रहे हैं आप? क्या आपको लगता है और तब जब कांग्रेस की सरकार थी
तो हमने क्यों कहा कि आपने 5 मारे तो हम 50 मारेंगे, आपने 50 मारे तो हम 500 मारेंगे।